हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्नो प्रमेय के बारे में। कार्नो प्रमेय के डायग्राम के साथ उसके इक्वेशन को साथ ही साथ सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो कार्नो प्रमेय। सभी चीज़ों को एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम और भी ज़्यादा कॉन्टेंट्स आपके लिए लाते रहें। इस प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता उन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब हमारे पास कोई डिफरेंट तापमान होंगे तो उन दो तापमानों के बीच दो इंजन काम कर रहे हैं। इसके और जिसको हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। यहाँ पर पहले आप उसको डेरिवेशन को समझ लीजिए कि हमारे पास दो तापमानों के बीच कार्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता जो होती है उनके बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बात क्या आ रही है उत्क्रमणीय इंजन, कार्नो इंजन की। तो उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं? उत्क्रमणीयता यह होती है कि जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो दोनों दिशाओं में होती हैं। मतलब हम अगर अभिक्रिया मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया समझें तो अभिकारक से उत्पाद बदलता है, तो वही चीज़ है कि उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है। मतलब दोनों साइड की क्रियाएं होती हैं, उसको हम लोग उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। तो उत्क्रमणीय इंजन यहाँ पर से आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा इंजन जो कि दोनों तरफ से क्रिया करेगा, पहले अभिकारक से उत्पाद फिर उत्पाद से अभिकारक बनाएगा। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग उत्क्रमणीयता क्रिया या उत्क्रमणीय इंजन कहते हैं। तो उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती है। किन्हीं दो तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षताएं समान होती हैं। समझ गए होंगे कि हमारे पास कोई नॉर्मल इंजन की दक्षता होती है तो उनके बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती दो तापों के बीच, और जो हमारा उत्क्रमणीय इंजन है उनकी दो तापों के बीच कार्य करने वाली दक्षता जो होती है वो समान होती है। उत्क्रमणीय इंजन कितने भी दो तापों के बीच लगे हुए हों तो उन इंजनों की दक्षताएं समान होती हैं, तो चाहे वो कार्यकारी पदार्थ कुछ भी क्यों ना लिया गया हो। तो ये था हमारा कार्नो प्रमेय। अब इसको डेरिवेशन के साथ ही इसके इक्वेशन को भी अब प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक चित्र है। चित्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ हमारे पास ऊष्मा स्रोत लगी हुई है जिसमें तापमान T1 है, और यहाँ पर हमारे पास सिंक लगा हुआ है जिसका तापमान T2 है। ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो होता है उष्मा जो होती है यहाँ पर अधिक हो जाती है, गर्म करने का काम करता है उष्मा स्रोत, और ये सिंक जो है वो ठंडा करने का काम करता है हमारा सिंक। तो यहाँ बस एक चक्रीय संरचना है, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसको हमने उत्क्रमणीयता के रूप में आपको बताया था कि एक हमारा जैसे अभिकारक से उत्पाद बना फिर उत्पाद से अभिकारक, तो एक चक्रीय श्रृंखला के रूप में ये बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिंक से निकला हुआ जो हमारा तापमान था वो Q2 था। जब हमारे पास ऊष्मा की मान Q2 है और जब हमारे पास हमारा जो आ जाता है R है, यहाँ पर हमारे पास इंजन दो इंजन लगे हुए हैं I और R। यहाँ पर हमारे पास दो इंजन लगे हुए हैं जिसको हमने उत्क्रमणीय इंजन कहा था। तो यही है उत्क्रमणीय इंजन I और R। यहाँ पर ऊष्मा स्रोत मतलब हमारे पास ऊष्मा प्रदान की जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर ठंडा किया जाता है। ये दो ऊष्मा स्रोत और सिंक हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास R इंजन से होकर के हमारा Q2 तापमान जाता है, तो Q2 तापमान में कुछ वर्क डन होता है जिसके कारण से उसका तापमान Q1 में परिवर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ बस कुछ कार्य होता है, इस कारण से इसमें इसका जो तापमान होता है वो Q1 में परिवर्तित हो जाता है। अब जब Q1 पर तापमान लेकर के यह उष्मा स्रोत में जाता है तो इसके तापमान में परिवर्तन होता है, तापमान को बढ़ाया जाता है, तो Q1 बन जाता है Q1 डैश के रूप में। अब Q1 डैश जब हमारे पास I इंजन में जाता है तो I इंजन में जाने के पश्चात Q1 में जो हमारी होती है कार्य जो होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पर जो हमारी शक्ति है कार्य वो हमारी कम हो जाती है, जिससे कि इसका जो तापमान उष्मा जो होती है वो Q2 डैश हो जाती है। फिर ये सिंक में होकर के ठंडी हो जाती है। फिर उसके पश्चात ये एक चक्रीय श्रृंखला के रूप में चलते रहते हैं, चक्रीय प्रक्रिया बन जाती है। अब क्या होता है कि हम लोग यह तो हुई एक तरफी प्रक्रिया। अब जब हम एरो को उल्टा करेंगे, मतलब ये जो हमारी उष्मा है ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अब इस तरीके से चलाएंगे। अभी तो ये इस तरीके से चल रही थी, पर अब इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सीधे तौर पर यहाँ पर जो हमारा डेरिवेट है यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है वो माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। जो हमारे पास Q1 इक्वल टू हो जाएगा Q2
यहाँ बस हमारे पास जहाँ पर Q2 इक्वल टू Q2 माइनस W, मतलब यहाँ से अब उष्मा Q2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा Q2 के रूप में इधर आ जाएगा, तो Q2 में से कार्य निकल जाएगा, तो ये सिंक में चल देगा। फिर यहाँ पर से जो हमारी उष्मा होगी वो हो जाएगी सीधे तौर पर Q2 डैश के रूप में। फिर ये Q2 डैश के रूप में फिर उसके पश्चात इंजन I में जाएगी, फिर I में हमारे पास वर्क डन प्लस में हो जाएगा। मतलब यह जस्ट ऑफ अपोजिट हो जाता है, समीकरण भी इधर के उधर हो जाएंगे, मतलब ये वाला समीकरण उस साइड चल देगा, उस वाला समीकरण इस साइड आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग अब लिखावट के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम समझते हैं और इक्वेशन को प्रूव करते हैं। या जो भी चीज़ मैंने समझाई है वही चीज़ों को आपको केवल डेरिवेट करना है, बाकी चीज़ें आपको कार्नो प्रमेय में बहुत ही आसानी से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप चित्र को ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब लोग देखते हैं यहाँ पर इसके डेरिवेशन को, कि उपरोक्त प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दो इंजन R व I लेते हैं। हमने दो इंजन ले लिया R और I, जहाँ पर R एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन है तथा एक I जो है वो अन्य प्रकार का इंजन है। हमारे पास जो R है वो उत्क्रमणीय कार्नो इंजन है और I को हम लोग एक अन्य इंजन ले लिए हैं। अब दोनों इंजन समान तापों पर T1 व T2 के मध्य कार्य कर रहे हैं। हमने देखा था कि जो T1 था वो उष्मा स्रोत में था और T2 जो था वो हमारा सिंक में था। अब क्या करेंगे कि चूंकि उत्क्रमणीय इंजन R दोनों दिशा में कार्य करता है, अतः कि माना यह ताप, अब यहाँ पर हमारे पास उत्क्रमणीय इंजन दोनों दिशाओं में कार्य करता है, इसीलिए हम लोग दोनों दिशाओं के मानों को भी इसमें निकालने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि चूंकि उत्क्रमणीय इंजन R दोनों दिशाओं में कार्य करता है, अतः माना वह ताप T1 पर Q1 उष्मा लेकर के W कार्य करता है। अब आप इसको चित्र में देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा T1 है यह क्या करता है कि Q1 में हमारा क्या करता है, सीधे तौर पर W उष्मा लेकर के बन जाता है Q2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो T1 पर Q1 उष्मा लेकर के यह Q2 में बदलती परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम इसमें Q2 करेंगे तो यह अब अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो ये डायरेक्शन बनी हुई है ये सीधी डायरेक्शन में बनाई हुई मैंने चित्र बनाया है। अब इसका जो हमने अभी देख रहा है वो हमारा है उल्टी डायरेक्शन वाला डायग्राम, जिससे आप लोग इस डायग्राम के थ्रू देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने दिखाया है कि किस प्रकार से इसका उल्टा डायग्राम भी बनता है। इस उल्टे डायग्राम में सीधे तौर पर हमारा जो R है उसके जो एरो है वो इस साइड हो जाते हैं और जो Q का है वो ऊपर साइड हो जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि इसके विपरीत डायग्राम को। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि T1 पर Q1 उष्मा लेकर के W कार्य करता है, तो शेष उष्मा जो हमारे पास हो जाती है वो हो जाती है Q2 इक्वल टू Q2 माइनस W। T2 ताप पर सिंक को देता है, तो उसकी दक्षता अब हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप उष्मा देख सकते हैं कि Q2 बराबर Q2 माइनस, यहाँ पर Q1 है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर Q2 नहीं है। Q1 बराबर Q2 माइनस W, मैंने बोला था विपरीत दिशा में कार्य जो है वो निकल जाएगा। तो वही चीज़ है कि Q1 यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, Q1 इक्वल टू Q2 माइनस W, जिसको मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं कि यह जो हमारा है यह अभी इस डायरेक्शन में है। जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ पर से हमारे पास Q1 इक्वल टू Q2 में W यहाँ पर कार्य जुड़ रहा है वो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमने नीचे डेरिवेट किया है। अब यहाँ पर हमारे पास दक्षता का फॉर्मूला आप जानते हैं, ईटा से हम लोग दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने R लिखा है, R हमारा इंजन है, उत्क्रमणीय इंजन, ठीक है। ईटा R इक्वल टू हमारे पास प्राप्त हो जाएगा W अपॉन Q1। W हमारा कार्य हो जाएगा, अब Q1 जो हो जाती है वो हमारी उष्मा हो जाती है। ये होता है दक्षता का फॉर्मूला, किया गया कार्य बटे उष्मा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 प्रदान कर देंगे। अब होगा कि यह विपरीत दिशा में अब कार्य करेगा, जो मैंने बताया था कि अब यह विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। तो विपरीत दिशा में कार्य करने से जो हमारा R है वो T1 ताप पर Q2 उष्मा लेकर के, यहाँ बस आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा है इसमें इंजन R जो है वो T1 ताप पर Q2 उष्मा लेता है एवं बाह्य स्रोत से W कार्य करने पर ताप T1 पर Q1 इक्वल टू हमारे पास Q2 प्लस W में बदल जाता है। मैंने बोला था यह विपरीत दिशा वाला हमारे पास डायग्राम बनाया हुआ है, आप लोग उसके विपरीत वाला को आप देख लिए होंगे कि किस प्रकार से हमारा जो होता है वो Q1 इक्वल टू Q2 माइनस W होता है। यहाँ पर विपरीत दिशा वाला आप देख सकते हैं कि Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W उष्मा स्रोत को देता है।
अब हम लोग देखते हैं कि इसी प्रकार से अन्य इंजन आई के लिए हम लोग दक्षता को निकालेंगे। इसी प्रकार से इंजन आई उच्च ताप पर T1 पर Q1 डैश ऊष्मा लेकर के W कार्य करता है तथा Q2 डैश इक्वल टू Q1 डैश माइनस W, इसको हमने अभी देखा। ऊष्मा सिंक को T1 पर देता है तो उसकी दक्षता हो जाती है ईटा आई इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जो है आई वो इंजन है हमारा, आई जो अन्य इंजन है, उत्क्रमणीय इंजन नहीं है, यह अन्य प्रकार का इंजन है। तो W हमारा कार्य हो गया और W1 डैश हो गया हमारी ऊष्मा, तो इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 2 होगी। अब यहाँ पर आप लोग सिंपली फॉर्मेट में और हमारे पास दोनों समीकरण प्राप्त हो गए हैं और उन्हीं समीकरण से हम लोग को उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का कंपैरिजन करना है। तो अब हम यह कल्पना करते हैं कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता, मतलब उत्क्रमणीय जो नहीं है मतलब आई इंजन की दक्षता ईटा आई हो जाएगी, उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ईटा आर हो जाएगी से अधिक है, मतलब हमारे पास जो नॉर्मल दक्षता है उसके मान अधिक है और जो हमारे उत्क्रमणीय इंजन है उसका दक्षता का मान कम है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर हम लोग ईटा आई और ईटा आर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, अब ईटा आई और ईटा आर की वैल्यू को हमने पुट किया तो W अपॉन Q1 डैश यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा W अपॉन Q1 के बराबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि W सेम है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास Q1 उधर और ये Q1 डैश हमारा इस साइड की ओर पक्षांतर हो जाएगा। इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे कि किस प्रकार से पक्षांतर होता है। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा कि Q1 जो ऊष्मा होगी वो अधिक हो जाएगी, Q1 डैश जो ऊष्मा है वो हमारी कम हो जाएगी। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 दे देंगे। तो हमारे पास अब कुल ऊष्मा निकालेंगे, जो हमने देख लिया कि किस प्रकार से Q1 हमारा जो होता है वो अधिक होता है Q1 डैश की। तो यहाँ पर हम Q1 माइनस W माइनस Q1 डैश माइनस W इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश, इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें हमने एक ऊष्मा ले लिया जो कि हमारा था Q2 का एक था और एक था Q1 का, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर Q2 माइनस Q1 किया है। तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण प्राप्त हो रहा है Q1 माइनस Q1 डैश के रूप में, जिसको हम लोग समीकरण नंबर 5 दे रहे हैं। अब इसी प्रकार से संपूर्ण चक्र के उच्च ताप पर T1 पर स्रोत को दी गई कुल ऊष्मा जो हो जाएगी Q1 इक्वल टू, हमने उच्च ताप पर दोनों को समान ऊष्मा दी थी परंतु उनमें जो इंजन है उनके कारण से उनमें परिवर्तन हुआ है, तो उसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पर नीचे में डेरिवेट करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से केवल और केवल जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उसी को डेरिवेशन करते करते बस आपको चलते जाना है। ऊष्मा निकालना है, दक्षता निकालनी है, बस सीधे तौर पर आपको सॉल्व करके आंसर प्रदान कर देना है। अब समीकरण 3 में दी गई कल्पना की इंजन आई की दक्षता इंजन आर की दक्षता से अधिक होगी, गलत है। मतलब हमारे पास जो आई थी उसकी दक्षता इंजन आर से अधिक होगी, यह परिकल्पना जो होगी वो हमारी गलत सिद्ध हो गई यहाँ पर सीधे तौर पर। अर्थात किन्हीं दो तापों के मध्य कारणों इंजन की दक्षता अधिकतम होगी। अर्थात जो हमारा ईटा आई जो होगा वो स्मॉलर देन एन इक्वल टू ईटा आर के हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 7 दे देंगे। मतलब हमने जो ऊपर में प्रूफ किया यहाँ पर कि कुल ऊष्मा बराबर हमने निकाला Q1 माइनस Q1 डैश के रूप में, तो यह दोनों ऊष्मा जो हो गई वो हमारी बराबर आ गई जो हमने पीछे में ग्रेटर देन सिद्ध किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारी परिकल्पना थी वो हमारी हो जाती है गलत। तो अब इस परिकल्पना को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि इस प्रकार से जो हमारी दक्षता हो जाएगी वो ईटा आर की कम हो जाएगी और ईटा आर की जो हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी या फिर बराबर हो जाएगी। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 7। अब यदि दोनों इंजन आई और आर उत्क्रमणीय हों, अब मतलब यहाँ पर हमने देखा कि एक इंजन था जो कि उत्क्रमणीय नहीं था, अब यहाँ पर दोनों इंजन जो होंगे वो उत्क्रमणीय होंगे, मतलब यह जो होंगी दोनों दिशाओं में कार्य करेंगी। ठीक है, तो ये माना कि इंजन जो है आई सीधी दिशा में तथा जो आर है वो विपरीत दिशा में चला करके पूर्ण रूप से चक्र में चलाने वाली मशीन बनाया जाए। तो समीकरण 7 से हमारे पास स्पष्ट रूप से प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ईटा आई जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू ईटा आर हो जाएगी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम नीचे में डेरिवेट कर देंगे कि समीकरण 7 से ईटा आई जो होगा वो हमारा स्मॉलर देन एन इक्वल टू ईटा आर ही हो जाएगा, जो हमारे ईटा आर का मान अधिक हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉलर देन है, मैंने ऊपर गलती से बोल दिया था ग्रेटर देन, तो क्षमा कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट बताइएगा किस प्रकार से आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या ना लगा हो।
जिससे मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बना करके दे सकूँ। अब होगा इसी प्रकार से, यदि इंजन आर को सीधी दिशा में व इंजन आई को विपरीत दिशा में चलाया जाए, मतलब जस्ट हमने ऊपर में देखा कि किस प्रकार से हमने इंजन आई को सीधी में किया था और इंजन आर को विपरीत में किया था। अब हम इंजन आर को सीधा करेंगे और इंजन आई को विपरीत में करेंगे, तो समीकरण 7 से हम लोग इसको भी सेम तरीके से लिख देंगे कि यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ईटा आर का मान इस यहाँ पर आता है सीधी बात, मतलब जब हमारा ईटा मतलब आर इंजन सीधा दिशा में और आई जब विपरीत दिशा में होता है, तब हमारा ईटा आर की जो वैल्यू होती है वो स्मॉलर देन = हो जाती है ईटा आई के। तो इस प्रकार से हमारे पास समीकरण नंबर 4 और 9 प्राप्त होता है। अब समीकरण 8 और 9 से पता चलता है कि यह दोनों आपस में बराबर हैं, अतः दोनों की दक्षता समान होगी जब हमारे दोनों उत्क्रमणीय इंजन होंगे, जो हमारी कार्नो प्रमेय थी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं कि जो हमारी इंजन होगी अगर दोनों उत्क्रमणीय होती हैं तो वह दोनों समान होंगी, और जब हमारा दोनों एक इंजन अलग होता है तो वह दोनों की दक्षता असमान होगी। उसी चीज़ को हम लोग को यहाँ बस प्रूव करना था, अर्थात किन्हीं दो तापों के मध्य कार्यरत सभी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता समान होती है तथा उत्क्रमणीय इंजन कार्नो इंजन की दक्षता अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक होती है। यही हमारा कार्नो प्रमेय हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको सुनते सुनते सभी चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर दो चीज़ें याद ना हुई हों तो एक बार दोबारा सुन लीजिए और सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें भले मुंह से गलत बोला जाएं पर लिखी सही होती हैं। तो इस प्रकार से आपकी इस डॉक्यूमेंट्स इसकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल में जाकर के फटाफट से आप डाउनलोड करके इसको लिख लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। लाइक सब्सक्राइब करते हुए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।